the meeting. So latticide was the last topic, solid state mein. The next topic that we have to study today is different type of arrangements. What is Bravais lattice and the other important terms which would help us to know the basic formula or basic concept behind solid state. Okay, so yesterday we have discussed that there's a cube, perfect cube, wherein we have 8 corners, we have 6 faces, we have 2 alternate faces, and at the very same time we have 12 vertices and 1 body center. Am I clear? This is what we have started. अब आगे की बात करते हैं, इसी की कहानी. जब हम बात कर रहे हैं इस सब स्टोरी को लेकर, तो इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी. जैसे यूनिट सेल के अंदर हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट सेल के अंदर कुछ मेन चीजें समझाता हूं आपको मैं. पहले देखिए, जैसे अगर हम किसी भी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, किसी भी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं या क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बेसिक सी बात तो है, उसके अंदर 3 तो एक्सेस होंगे ही होंगे. एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई हो गया, तो एक क्या हो गया आपका जेड. एक्स है, वाई है और जेड एक्सिस होंगे ही होंगे, तभी तो हमारा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बन पाएगा उसके ऊपर. कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा क्रिस्टल, अगर आप समझ पा रहे हो. हाँ या ना? यही तो है हमारा 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्यों बच्चों? तो इट मींस हमारे पास क्या जरूर होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक क्या होगा, जेड एक्सिस होगा. अब इन एक्स वाई और जेड के अंदर हमारी कुछ चीजें होंगी. जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है, इसको एज लेंथ को बोलते हैं हम लोग. ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है वो क्या हो गई, ए. वाई एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है वो क्या हो गई हमारी, बी. और जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारी एज लेंथ है उसको हमने मान लिया सी. एज लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल कोऑर्डिनेट. सेंट्रल कोऑर्डिनेट से कितनी दूरी पर है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने एज लेंथ. ठीक है. अब इस एज लेंथ के साथ साथ मुझे पता होना चाहिए कि किन्हीं 2 फेसेस के बीच में, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किन्हीं 2 फेसेस के बीच में कौन सा एंगल मौजूद है. जैसे ये एक एंगल है, इसे बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स. ये एक एंगल है और ये एक एंगल है. सारे एंगल्स हैं, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है. ठीक. तो अगर मैं बात करूं तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस हैं, और मान लीजिए 3 एंगल्स को हमने नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गामा. तो अगर मैं एक्स और वाई के बीच में बात कर रहा हूं, कौन सा एंगल है, तो याद रखना एक्स और वाई के बीच में वो एंगल होगा जो उनके नीचे नहीं लिखा हुआ. तो ना तो अल्फा होगा ना बीटा होगा. बताओ कौन सा एंगल होगा, गामा. तो एक्स और वाई के बीच में कौन सा एंगल आ गया आपका, याद रखिए, इट वुड बी गामा. अब बताओ मुझे वाई और जेड के बीच में कौन सा एंगल होगा, वाई और जेड के बीच में. कॉमन सेंस यूज करो. वाई और जेड के बीच में कौन सा एंगल है, अल्फा. हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. ठीक है. और y और z कहानी समझ आ गई, तो y और z के बाद जो नेक्स्ट स्टोरी आती है वो आती है आपकी x और z के बीच में कौन सा है. बताइए x और z के बीच में कौन सा एंगल है. x और z के बीच में जो एंगल आ गया दैट इज बीटा. मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? क्लियर है? काइंडली रेज योर हैंड इफ कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. समझ आ गया हो तो. 3 क्या होती हैं, एजेस होती हैं, ए बी सी. ए अलोंग एक्स एक्सिस, बी अलोंग वाई और सी अलोंग जेड एक्सिस. इनके बीच में एंगल्स होते हैं जिनको हम लोग इंटरफेशियल एंगल्स कह देते हैं, जिनको आपने नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गामा. अल्फा कौन सा एंगल होता है एक्स और वाई के बीच में, बीटा कौन सा एंगल होता है. इस तरीके से आपने एंगल्स निकाल लिए 3. अब इन 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं इन स्ट्रक्चर्स की, और क्या इनको नाम देते हैं, अरेंजमेंट्स को नाम देते हैं. तो आपको कल जो हमने बात सिखाई थी वो भी मैं क्लियर कर देता हूं. एवरी पॉइंट इन स्पेस, एवरी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड
क्या बोलते हैं इसको? लैटिस साइट। याद आ गया? हर पॉइंट जो स्पेस में है वो क्या है? लैटिस साइट है। हमारे सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है देयर आर वी हैव 3 डायमेंशंस। कितनी डायमेंशंस है हमारी? वी हैव 3 डायमेंशंस। कौन कौन सी? ए बी सी। और ये किसके अलोंग है? दे आर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है। और इन एजेस के बीच में एंगल बिटवीन दी एजेस, एंगल बिटवीन दी एजेस आर, कौन कौन से एंगल्स हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। एम आई क्लियर? ये वो एंगल्स हैं जो एक्स वाई जेड प्लेन के बीचों बीच मौजूद हैं। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हल्का हल्का अगर मैं अरेंजमेंट चेंज कर दूं, जैसे मान लो मैंने कह दिया a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, और ये कह दिया कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बताओ ये कौन से टाइप का क्रिस्टल है? तो इसका आंसर ध्यान रखना, ये कौन सा अरेंजमेंट है? क्यूबिक अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट है? क्यूबिक। इसका कोई एग्जाम्पल पूछे तो NaCl इस टाइप का क्रिस्टल शो करता है। अब किसी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, a इज इक्वल टू बी तो कर देते हैं, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू सी कर देते हैं, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना कर देते हैं? 90 डिग्री। जहां पे हमारा टिन ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसकी बात करें तो क्या शेप लेता है ये? ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। देखो हैं तीनों वही चीजें, एजेस दी हुई हैं, एजेस दी हुई हैं, लेकिन एजेस के अंदर वेरिएशन आ गई। ए बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। एंगल अभी भी तीनों के तीनों 90 हैं, लेकिन एक साइड चेंज होने से एक नई टाइप की ज्योमेट्री, एक नया टाइप का आपका क्रिस्टल बन गया, और इस क्रिस्टल का क्या नाम है? टेट्रागोनल। सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? क्यूबिक। थर्ड नंबर की बात करें तो अब उसने कह दिया एक काम करो, ना तो ए बी के इक्वल है और ना ही बी सी के इक्वल है, और यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा BaSO4। और इसकी ज्योमेट्री देखें तो क्या ज्योमेट्री बन रही है? ऑर्थोरोम्बिक। क्या ज्योमेट्री है? ऑर्थोरोम्बिक। मेरी बात समझ आ रही है? ये टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, एनसीईआरटी में भी गिवन होगा, आपको देख लेना एक बार, शायद पेज नंबर 8 पे है ये टेबल। इसको लर्न कर लेना, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, या व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेट्रागोनल, या व्हाट इज द कंडीशन फॉर, एक और मैं लिख देता हूँ, चलो, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल याद रखना, हेक्सागोनल में ए बी के बराबर तो होता है लेकिन सी के बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दो चीजें और आपने याद करनी है कि अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री होते हैं, जबकि गामा आपका 120। इस बार एंगल में वेरिएशन आया, ठीक है, और बी सी के बराबर नहीं है, और गामा कितना है आपका? 120 डिग्री। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका जिंक ऑक्साइड। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? ये अरेंजमेंट्स आप कर लेना इन्हीं की वेरिएशंस पे, यानी कि दी ज्योमेट्रीज which are produced due to variation in edges and angles are called, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? are called Bravais lattice। Bravais lattice। समझ रहे हो? जितनी भी अरेंजमेंट्स बनेंगी इन टोटल बच्चों कितनी होती है अरेंजमेंट्स? 14 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इन चीजों को शिफ्ट करके, या इन चीजों को हल्का हल्का मॉडिफाई करके आप 14 तरह के अरेंजमेंट्स फॉर्म कर सकते हो। BCC, FCC, प्रिमिटिव टाइप, ऐसे बहुत सारे आप अरेंजमेंट्स बना सकते हो। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? क्लियर है? ओके, अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर ये समझ आ गया तो इसके तुरंत बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारे चैप्टर की शुरुआत है। बेसिकली शुरुआत आपकी वैसे तो हो गई है, लेकिन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ब्रेवियस लैटिस और ये एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो मैं आप टॉपिक कराने जा रहा हूँ उसके एग्जाम में आने के चांसेस आपके ज्यादा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास एक क्रिस्टल है, ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव टाइप और सिंपल क्यूबिक। इसमें क्या होता है? स्फीयर्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स ओनली। कहाँ अरेंज है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो आपने क्या किया, एक कॉर्नर पे ये स्फीयर ड्रॉ कर दिया, एक पे ये 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 ड्रॉ कर दिया, ये और लास्ट में आपका ये ड्रॉ हो गया। असल में बच्चों हम ड्रॉ तो कर रहे हैं ये, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हम अगर बात करें तो कोई भी क्यूब नाम की कोई चीज होती नहीं। असल में क्यूब नाम की कोई भी चीज नहीं होती। अगर मैं ड्रॉ करूं इसको अच्छे से तो क्यूब एक विजुअलाइजेशन है। क्या है? क्यूब एक विजुअलाइजेशन है। और व्हाट इज विजुअलाइजेशन अगर मैं बात करूं तो, अगर विजुअलाइजेशन की बात करें तो ये कुछ ऐसा है। एक सेकेंड। हाँ, अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात करूं तो आप लोग यहां पर ध्यान देना। मैं 8 स्फीयर ड्रॉ करने वाला हूं। चार, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। बात समझ आ रही है? ये आपके 8 स्फीयर बन गए। चार, एक चार आगे हैं और चार कैसे हैं? पीछे। आप नोटिस कीजिएगा, स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का सेंटर, स्फीयर का सेंटर और स्फीयर का सेंटर, ये हमने बना दिया। इनको ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस बन गया, रेडियस बन गया। इनको ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। आप नोटिस करो जब रेडियस जुड़ रहे हैं तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या बनता हुआ दिख रहा है? क्यूब का फ्रंट फेस बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। अब बेसिकली सेम डॉट आप नोटिस करो, उस पीछे वाले स्फीयर का सेंटर भी होगा, पीछे वाला स्फीयर का सेंटर भी है, और जो पीछे वाला स्फीयर का सेंटर है और इसके पीछे वाले स्फीयर का सेंटर है और इसके पीछे वाले स्फीयर का सेंटर है, इसे अब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसी शेप बनने वाली है, देखो। हाँ या ना? अगर इसे ज्वाइन करूं तो ये बना, इसे ज्वाइन करूं तो ये बना, इसे ज्वाइन करूं तो ये बना, और इसे ज्वाइन करूं तो ये बना। तो बताओ एक्चुअली में कोई क्यूब था क्या? कोई क्यूब था नहीं। 8 स्फेयर्स, उनके सेंटर्स को हम लोग ज्वाइन करते चले गए, और सेंटर्स को ज्वाइन किया तो एक हाइपोथेटिकल क्यूब आपके सामने आ गया। क्यूब फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों आप लोगों को? हाँ या ना? बच्चों याद है या नहीं? कंसेप्ट समझ आया? अब मैं इस कंसेप्ट को आप लोगों को एक और अच्छे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। ठीक है? एक 3D व्यू में समझाता हूं आपको। मान लो आपके पास इस तरीके से ये 4 रूम्स हैं। ये रूम नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये इसके पीछे वाला 4। एक बिल्डर था, वो बिल्डर बड़ा स्मार्ट था। उसने एक चाइना से एक स्फेरिकल कैमरा मंगवाया। क्या मंगवाया? एक स्फेरिकल कैमरा मंगवाया। और उसने कहा देखो ऐसा है, इस एक कैमरे की खास बात यह है कि ये कैमरा 360 डिग्री घूम सकता है। कितना घूम सकता है? 360। और ये दीवार के बीचों बीच उसने धसा दिया। इट कैन मूव फ्रीली, उस कॉर्नर में ही आसानी से मूव कर सकता है। यानी कि ये पूरी तरीके से रोटेट, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी रोटेट कर सकता है। अब मान लो ये कैमरे का फेस है, अब ये फेस कहीं भी घूम सकता है।
आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, बताओ हाउ मेनी रूम्स आर देयर वेयर दिस कैमरा कैन डू सर्वेलेंस। कितने कमरों में ये कैमरा सर्वेलेंस कर पाएगा, बताइए आंसर। सर ऑल 4। सिर्फ 4, और भी हो सकते हैं क्या, सोच के बताओ। सिर्फ 4 या ऐश्वर्या और भी हो सकते हैं? चलो एक और हिंट देता हूं, अगर मैं इसी कमरे के ऊपर कमरे बनाना शुरू कर दूं, सही है, तो बताओ क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने इन 4 कमरों के जो ऊपर बने हैं और जो ये 4 कमरे नीचे हैं, इनमें क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने? जल्दी बोलो। बोलो क्या ये कैमरा, टेल मी, क्या ये कैमरा इन ऊपर वाले 4 कमरों में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? बोलिए। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया बच्चों? नहीं सर। ओके, चलो डायग्राम को थोड़ा और क्लियर करता हूँ, ये भी तुम्हें डायग्राम शायद समझ नहीं आया। ठीक है, ये बैक रूम्स है, ये ब्लू वाले फ्रंट रूम्स है। ठीक, ये इसके ऊपर बनाया एक रूम आपने, ये इसके ऊपर बनाया, आठ कमरे दिख गए। अब 8 रूम्स दिख रहे हैं आप लोग, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो बीचों बीच में ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली किसी एक कमरे का क्या है, नोटिस करो, किसी भी एक रूम को पकड़ लो, तो ये एक रूम का क्या है जहां पे मैंने ये स्फीयर लगाया है, बोलिए। ये इस रूम का क्या है जहां पे स्फीयर लगा है, कौन सी पोजीशन है बच्चों? अरे बोलिए। सर एज है। इसे कॉर्नर कहते हैं ना, आप नोटिस करो, इस रूम हाँ सर कॉर्नर। कॉर्नर पे प्लेस किया हमने। क्या ये वाला रेड वाला रूम नंबर 1 में आ रहा है? क्या रूम 1 को ये देख पाएगा, सुपरवाइज कर पाएगा? जल्दी बोलो। यस सर। क्या ये इस रूम नंबर 2 को देख पाएगा? बोलिए, यस सर। बताइए। क्या ये रूम नंबर 3 को देख पाएगा? यस यस सर। सर। क्या ये रूम 4 को देख पाएगा, पीछे वाला जो है? नो सर। बिल्कुल देख पाएगा, क्यों नो क्यों? आप नोटिस करो, उसका भी तो एक कॉर्नर ही है, उस पीछे वाले रूम का भी तो ये कॉमन कॉर्नर है, देखो एक बार, ये पीछे वाले रूम में भी तो ये कॉर्नर आ रहा है, हाँ या ना? यस सर यस। तो पीछे वाले में भी देखेगा ये। ठीक है, अब मुझे बताओ, इस वाले रूम में, ये फ्रंट वाला जो ऊपर की तरफ है, रूम नंबर 5, क्या इसमें देख पाएगा ये? रूम 5 में देख पाएगा, सर्वेलेंस कर पाएगा? यस सर। हाँ, लेकिन अब की बार ये ऊपर टॉप व्यू नहीं देगा, कहां से, कौन सा व्यू देगा इस बार ये? बॉटम से। वेरी गुड। बताओ रूम 6 में देख पाएगा? यस सर। क्या रूम 7 में दे पाएगा? यस सर। और रूम 8 में भी दे पाएगा? इसके अलावा कोई और कमरे बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ आ रही है
कि स्फेयर एट कॉर्नर पार्टिसिपेट्स इन इक्वल टू 8 क्यूब्स। हाँ या ना? जो कॉर्नर में स्फेयर होते हैं वो एक जो स्फेयर है वो कितने क्यूब में पार्टिसिपेट करता है? जल्दी बोलो। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा? वन स्फेयर एट कॉर्नर पार्टिसिपेट्स इन हाउ मेनी रूम्स, हाउ मेनी क्यूब्स? 8 क्यूब्स। तो अगर मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन ऑफ वन स्फेयर एट कॉर्नर ऑफ वन यूनिट सेल, एक रूम में उस कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन कितना होगा? मैथ्स के स्टूडेंट बताओ जरा। अगर एक पार्टिसिपेट कर रहा है 8 क्यूब में तो एक रूम के रेस्पेक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? जल्दी बोलो मैथ्स के हिसाब से 1/8 होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। और असल में ऐसे वाले जो कॉर्नर अरेंजमेंट होता है इसका मतलब क्या है? मुझे तो हर कॉर्नर पे लगाना है, हर कॉर्नर पे लगाना है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? तो टोटल कंट्री वुड बी इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आई? इस पर्टिकुलर एक कॉर्नर वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, लेकिन इस अरेंजमेंट में हमारे कितने कॉर्नर्स पे, कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर है, 8 पर स्फीयर लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक का कंट्री कितना होगा? 1/8। तो इस पूरे क्रिस्टल की बात करूं, इस पूरे क्रिस्टल की बात करूं, इस वाले की, तो आपसे मैंने पूछ लिया कि बताइए इस पूरे क्रिस्टल में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपके सामने। क्या आंसर है? 8 इंटू 1/8। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अगर मैं ये 1/8 पोर्शन जो दिए हुए हैं आपको, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं 1/8 की बात कर रहा हूं तो एक स्फेयर रहा होगा और उस स्फेयर के आपने कितने हिस्से कर दिए? 8। 4 तो आगे की तरफ है और 4 उसके पीछे वाले हिस्से हैं। तो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि जो हिस्सा आपको दिखाई देगा, ये मैं आपको ड्रॉ करता हूं, कुछ ऐसा दिखाई देगा 3D में। ये आपका डायग्राम होगा, ये एक बॉल का 1/8 हिस्सा है, हाँ या ना? तो अगर मैं ये 1/8 हिस्से लगातार जोड़ता चला जाऊं, आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या करने वाला हूं? यस सर। ये आधी बॉल नीचे तैयार हो गई 4 हिस्सों से और आधी बॉल ऊपर तैयार हो जाएगी 4 हिस्सों से। बताओ कितनी बॉल बनने वाली है? कितनी बॉल की वॉल्यूम आने वाली है? अगर 8 इंटू 1/8 करेंगे तब भी कितना कंफर्म हो रहा है? 1। और बेसिक्स कॉमन सेंस भी क्या कह रहा है कि अगर ये वाला हिस्सा 1/8 है, ये वाला हिस्सा भी 1/8 है, ये वाला हिस्सा भी 1/8 है, ये वाला भी 1/8 है, सारे के सारे 1/8 है, तो टोटल मेरे कितने स्पेयर्स हैं? 8। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा हमारा? 1। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना? बोलो बच्चों हाँ या ना? आर्यन को समझ आ गया? बाकी लोग बताइए। अश्विन, ऐश्वर्या, ओके क्लियर है। इशिता समझ आ गया? पलक को समझ आ गया? चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये हमारा पहला अरेंजमेंट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट थी ये? सिंपल क्यूबिक, जिसके अंदर स्फेयर्स कहाँ अरेंज होते हैं? स्फेयर्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स। ठीक है, और ये जो निकल के आया, मेरी बात समझ आ रही है कंट्रीब्यूशन वाली? हाँ या ना? कंट्रीब्यूशन इज Yes, क्लियर sir. टू एवरीवन? ओके,
अब जो बीसीसी और एफसीसी शुरू कर रहा हूँ, एक बार दोबारा से रिज्वाइन करेंगे सभी लोग।